हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। तो आज हम NISM सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जो तैयारी कर रहे हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। 90% क्वेश्चंस इसमें से ही आएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से और याद करके इन्हें पढ़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होंगे जिसमें नंबर्स होंगे वो आपको याद ही करने होंगे, वो आप कुछ समझ तो सकते नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपना एग्ज़ाम दे दिया है। कल ही मैंने अपना एग्ज़ाम दिया है और मैंने पास आउट भी कर लिया है। मुझे 75 मार्क्स मिले हैं इसमें। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इससे ही आए थे, तो आप भी तैयारी करेंगे तो आप भी 100% पास तो हो ही जाएंगे। में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 50 मार्क्स है, आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स लाना है, और म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिविडेंड विच आर पेड बाय म्यूचुअल फंड कैन बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मार्क टू मार्केट प्रॉफिट से नहीं दे सकते, ऑल रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन से भी नहीं दे सकते, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ओनली। आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है उससे ही वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो डिविडेंड दे सकती है। इन केस ऑफ अ फ्लोटर फंड, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट ऑफ total assets invested? In case of a floater fund, what is the required minimum investment in a floating rate investment of total assets involved? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था। प्रॉबेबली मुझे आंसर पता नहीं था, मैंने कुछ गलत किया या सही मुझे पता नहीं। मैंने 65% डाला था। ठीक है जी, सही है आंसर। ये फ्लोटर फंड क्या होता है ये देख लेते हैं। फ्लोटर फंड इज एन ओपन एंडेड डेट स्कीम। ये डेट बेस्ड स्कीम है, प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर यूजिंग स्वैप्स डेरिवेटिव्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swap and derivatives shall be 65% of total assets. The NAV applicable for purchase in gilt fund of rupees 50 lakh if the check is received after 2 PM will be। तो ये होगा क्लोजिंग एनएवी होगा मेरे ख्याल से। क्लोजिंग एनएवी ऑफ द डे इमीजिएटली नहीं, एनएवी ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एनएवी ऑफ द बिजनेस डे। जैसे आपने पैसा डाला 2 लाख रुपए ग्लिड फंड्स परचेस करने के लिए, और चेक जो है वो 2 PM के बाद मिला, तो जिस दिन आपका पैसा यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होगा उस दिन का एनएवी जो है माना जाएगा। Business model experience and proficiency in the business is a compulsory criteria for empanelment and review of each of the following category of mutual fund distribution. Business model experience and proficiency. In the institutional distributor who have points of presence in more than 10 locations. Individual distributor who have point of presence in more than 10 locations. अच्छा, institutional और individual दोनों अलग है। Distributor who have received commission of over 1 crore पर एनएम अक्रॉस इंडस्ट्री ऑफ द अबाउ। नहीं, इसका आंसर होगा सी। ये आप जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन जरूर आता है 2 या 3 अलग अलग स्टाइल से। SEBI has mandated AMC to put in place a due diligence process to regulate distributor with respect to business model। एक्चुअल में जिनका बड़ा बिजनेस है म्यूचुअल फंड का, उनके लिए सेबी ने कुछ मैंडेट किया है, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है। तो जो बड़े बिजनेस है वो ऐसे डिफाइन होते हैं, उनका 20 लोकेशन से ज़्यादा में प्रेजेंस होना चाहिए। AUM रेज्ड ओवर 100 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी बट इंक्लूडिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल।
नॉन इंस्टीट्यूशनल को छोड़ के उनका AUM 100 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, उनको कमीशन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का मिला है, और अगर एक सिंगल म्यूचुअल फंड से 50 लाख से ज़्यादा का उनको अगर कमीशन बना है तो उन पे ड्यू डिलिजेंस जो है वो सेबी जो है वो करता है ड्यू डिलिजेंस। ये जरूर ये क्वेश्चन आता है। A credit benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with the size of the scheme, investment objective of scheme, investment strategy of scheme, expense ratio of the scheme, asset allocation pattern of the scheme. Credit benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो और एसेट एलोकेशन, बी, डी और ई, बी, सी और ई है इसका आंसर। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम सी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्कीम और एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ स्कीम। A credible benchmark should meet the following requirements. It should be in sync with, ये आप देख सकते हैं आंसर, investment objective of scheme, asset allocation pattern and investment strategy of scheme. A mutual fund distributor cannot charge a transaction fee on which of the following transaction. एक तो है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, अ न्यू इन्वेस्टर मेकिंग अ परचेज इन म्यूचुअल फंड, इसमें ट्रांजैक्शन फी लगेगा। एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मेकिंग अ परचेज, इसमें भी ट्रांजैक्शन, और SIP में भी लगेगा। मेरे ख्याल से STP में नहीं लगता। ट्रांजैक्शन चार्जेस डू नॉट अप्लाई टू ट्रांजैक्शन अदर देन परचेज स्लैश सब्सक्रिप्शन दैट रिजल्ट इन फ्रेश इनफ्लोज। ट्रांजैक्शन चार्जेस उसमें ही लगते हैं जो फ्रेश परचेज होता है म्यूचुअल फंड में या फ्रेश इनफ्लो होता है। उसके अलावा जो भी होता है जैसे कि स्विच, सिस्टमेटिक ट्रांसफर, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते। ये क्वेश्चन भी कल आया था। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। However, such schemes have a lock-in period of dash from the date of investment. इसका भी आंसर मैंने तो 3 ईयर दिया था, पर क्या है इसका आंसर मुझे पता नहीं है। सही था आंसर मेरा। द लॉक इन पीरियड फॉर एन ELSS फंड इज 3 years from the date of allotment of an individual unit. So even for a SIP investment, each SIP will have lock-in for 3 years. ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की बात हो रही है। ये इसमें आपको अगर आपको डिडक्शन चाहिए 80C के अंदर तो इसमें लॉक इन पीरियड जो है वो रहेगा 3 साल का। When is the consolidated account statement CAS dispatched to investor? CAS जो है वो कब भेजा जाता है, तो ये एवरी मंथ बिफोर द 10th वर्किंग डे ऑफ फॉलोइंग मंथ का आंसर है। जो CAS है, अ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ईच कैलेंडर मंथ इज सेंट बाय post/email on or before 10th of succeeding month provided there has been a financial transaction in the folio in the previous month। अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तभी आपको CAS आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स डू मल्टी कैप इक्विटी फंड इन्वेस्ट। ये मल्टी कैप जो है वो हर प्रकार के इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप का आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव मल्टीपल प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बाय AMC। डिस्ट्रीब्यूटर वाइज ग्रॉस इनफ्लोज एंड नेट फ्लोज, एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल कमीशन एंड एक्सपेंस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए A और C। ABC तीनों है। आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर वाइज ग्रॉस इनफ्लोज एंड नेट इनफ्लोज। तो ये आप मान के चलिए कि जितना डिस्ट्रीब्यूटर ने ग्रॉस और नेट इनफ्लो किया है वो कितने एसेट को मैनेज कर रहा है, कितना म्यूचुअल फंड्स उसने बेचा है, और टोटल कमीशन एक्सपेंस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्ट इन एटलीस्ट डैश एसेट क्लास विद अ मिनिमम एलोकेशन ऑफ एटलीस्ट 10% इन ईच क्लास। इसका आंसर मेरे को पता नहीं है कि कितने क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। ये ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा।
और जनरली ऐसे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। आंसर मैं 3 कर देता हूँ। सही है आंसर। मल्टी एसेट एलोकेशन एन ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम इन्वेस्टिंग इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस विद अ मिनिमम एलोकेशन ऑफ एटलीस्ट 10% ईच इन ऑल 3 एसेट क्लासेस। A bond issued by a company has a coupon of 7%। एक बॉन्ड जो कंपनी इशू कर रही है उसका जो कूपन रेट है वो 7% है। The interest rate in market for bonds of similar tenor and credit quality is now 8%. An investor holding the bond will see the market price of bond going up, the market price of bond going down। I think इसका आंसर होगा बी, क्योंकि आपका जो नॉर्मल कूपन रेट है कंपनी का वो 7% है और इंटरेस्ट रेट 8% है, तो आप तो मार्केट के इंटरेस्ट से भी कम दे रहे हैं, तो आपके बॉन्ड की जो है प्राइस वो नीचे जाएगी। रिटर्न फ्रॉम अ fund is 9% and risk-free return is 5%. The standard deviation is 3। What will be the numerator? Numerator मतलब जो ऊपर होता है और डिनोमिनेटर जो नीचे होता है। तो शार्पर रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न फ्रॉम द फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये है शार्पर रेशियो। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो होगा 9 माइनस 5, जो कि आंसर है 4। आप देख सकते हैं रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 14। A mutual fund application from the multiple holder has to be signed by all the holders। सारे होल्डर्स को साइन करना पड़ेगा जिसके नाम से म्यूचुअल फंड है। Which type of transaction allowed on strong exchange platform for mutual fund trading? Redemption, fresh subscription, additional purchase। मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही अलाउड है, खरीदना, बेचना और नया खरीदना। When an investment is done by a minor, what is the rule regarding know your customer requirement? ये क्वेश्चन कल आया था। इसमें जो केवाईसी है वो गार्डियन का लगेगा अगर आपको अपने माइनर के नाम से इन्वेस्टमेंट करना है तो। For KYC verification, dash is not accepted as a photo identity documentation for micro SIP। में क्रेडिट कार्ड आई थिंक का आंसर है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी भी चलता है माइक्रो SIP के लिए, फोटो डेबिट कार्ड भी चलता है और कार्ड इशू टू NPS सब्सक्राइबर ये भी चलता है। In an arbitrage fund, the minimum investment in equity and equity related instruments shall be dash of total assets। ये क्वेश्चन भी कल आया था। ये क्वेश्चन भी मैंने तुक्का लगाया था, मुझे पता नहीं था इसका क्या आंसर है। तो देखते हैं, मैं 50% लिख के आया था, 65% इसका आंसर है। आर्बिट्रेज फंड में आप याद रखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट शैल बी 65% ऑफ टोटल एसेट्स। The average net assets of fund were 800 crore and the investment transaction of the fund were 1600 crore। कैलकुलेट पोर्टफोलियो टर्नओवर। टोटल आपके पास एसेट्स था 800 करोड़, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल आपका ट्रांजेक्शन हुआ है 1600 करोड़, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर जो रेशियो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कांस्टेंट अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम कॉल्ड? इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। थोड़ी थोड़ी मात्रा में रेगुलर इंटरवल में हर मंथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट के वो SIP पे इन्वेस्ट होते जाएगा, उसकी NAV पे। तो बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बाय मिस्टेक द ARN नंबर इज रॉन्गली मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ विल सच एन एप्लीकेशन बी प्रोसेस्ड? तो इसको ना एज एन डायरेक्ट प्लान ले लिया जाता है अगर ARN नंबर गलत है तो। नहीं, ये as a regular plan provided the error being corrected within a time frame। अगर टाइम फ्रेम पे ये करेक्ट हो गया तो इसको रेगुलर प्लान पे माना जाता है, अगर नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट प्लान ट्रीट किया जाता है। म्यूचुअल फंड हैज द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग एग्जिट लोड ऑफ 2%। 2% एग्जिट लोड मतलब जब आप बेचते हैं अपना म्यूचुअल फंड तो 2% आपको खर्चा लगाती है म्यूचुअल फंड कंपनी। द रिडम्पशन अपॉन 1 ईयर एंड 1% फॉर रिडम्पशन बियॉन्ड 1 ईयर, है ना। 2% लगाती है अगर 1 साल के पहले आप रिडीम करते हैं और 1% लगाती है अगर 1 साल के बाद आप रिडीम करते हैं। इफ एन इन्वेस्टर रिडीम्स 2000 यूनिट
एट एन NAV ऑफ 40. At the end of 6 months from the date of investment, what will be the redemption amount received by the investor? तो 2000 यूनिट्स हैं आपकी 40 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 80,000 का टोटल, वो हो गया। और 6 मंथ्स मतलब ये 2% इसका एग्जिट लोड रहेगा, तो 8,000 माइनस 2%, 2% मतलब 4,000। 8,000 माइनस 2% 1600। 8,000 माइनस 1600 ये हो जाएगा 7,000, नहीं 78,400, 78,400 आंसर। ये आप देखिए, टोटल वैल्यू एग्जिट लोड 2%, नेट अमाउंट टोटल वैल्यू माइनस एग्जिट लोड, तो ये हो गया आपका रिडम्पशन वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर विच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन? स्टैम्प ड्यूटी आपको देना पड़ता है न्यू परचेज के लिए, सिर्फ न्यू परचेज के लिए, आई थिंक ओनली ए, नहीं, अच्छा ABCD सब के लिए देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर ऑल दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन। इसका आंसर है न्यू परचेज में भी स्टैम्प ड्यूटी देना है, SIP में भी स्टैम्प ड्यूटी देना है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में भी स्टैम्प ड्यूटी देना है, और STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में भी स्टैम्प ड्यूटी देना है। आप देख सकते हैं इसमें आंसर एडिशनल परचेज में भी स्टैम्प ड्यूटी देना है, डिविडेंड ट्रांसफर प्लान में भी देना है, STP भी है, SIP में। कैलकुलेट द टेन्योर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। Return from mutual fund scheme is 7.5, the beta is 0. The risk free return is 6%. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं दोस्तों कि टेन्योर रेशियो क्या होता है। रिस्क रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा, ये होता है टेन्योर रेशियो। तो ये बहुत इजी फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एक आता ही है। तो इसका आंसर होगा 7.5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.62, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 0.62, 2.42 इसका आंसर है। टेन्योर रेशियो क्या होता है? टेन्योर रेशियो इज द रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क, हायर द टेन्योर रेशियो बेटर द स्कीम इज टू बी कंसिडर्ड। Which strategy can be used to ensure the mutual fund scheme is suitable to investor need and situation? Asset allocation. Asset allocation is the process of allocating money across various asset categories in line with stated objective, which is as per the needs and situation of investor. Where are the standard risk factors of a mutual fund scheme disclosed? Standard risk factors. I think this is in statement of additional information, नहीं, scheme information document। अब कल भी ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर मुझे पता नहीं था, ये एक्सप्लेनेशन है दूसरे तरीके से आया था ये क्वेश्चन। द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स SID हाईलाइट्स टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्क, स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर एंड स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स, ये क्वेश्चन आया था। द स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स आर द रिस्क दैट आर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपोज्ड टू, वेयर एज देयर आर सर्टन रिस्क स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल एसेट कैटेगरी। Which certification exam is mandated by SEBI for becoming a mutual fund distributor in India? ये तो आप सब जानते ही हैं, आप यही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज एन ASM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। Identify the true statement. The AMC is not liable for any losses suffered by foreign portfolio investor due to adverse currency movements. The AMC has to compensate the foreign portfolio for any losses suffered due to adverse करेंसी मूवमेंट। तो ट्रू तो मेरे हिसाब से ए है, क्योंकि AMC लायबल नहीं होता फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए अगर करेंसी मूवमेंट्स उनके एडवर्स हो। व्हाट कैन हैपन इफ एन इन्वेस्टर हैज एन ओवर कॉन्फिडेंस बायस? ज़्यादा रिस्क लेगा, ओवर कॉन्फिडेंट है तो किसी पर्टिकुलर चीज में, ही विल टेक हायर रिस्क इन हिज इन्वेस्टमेंट्स। विच ऑफ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग आइदर ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन इन द सेम म्यूचुअल फंड स्कीम? ये क्वेश्चन भी कल आया था, इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे नहीं पता था। विच ऑफ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, ग्रोथ या डिविडेंड? तो ये आप टैक्स के लिए होता है, अगर ग्रोथ प्लान लेता है तो टैक्स उसमें नहीं लगता, डिविडेंड ऑप्शन में आई थिंक टैक्स लगता है। तो दिस इज टैक्स स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर, अगर आपको टैक्स सेव करना है तो उसके लिए ये है। What should an investor see to evaluate the consistency of mutual fund performance?
तो consistency of mutual fund performance. Discrete annual returns. The discrete annual returns helps in assessing the consistency of funds performance over different market scenarios. Discretely compounded interest is calculated and added to principal at specific intervals. इंडियन म्यूचुअल फंड कैन नॉट इन्वेस्ट इन, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, डेप्ट में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, आर्ट में नहीं कर सकते। व्हाट इज द रोल ऑफ कस्टोडियन ऑफ म्यूचुअल फंड? कस्टोडियन जो होता है टू कीप सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। दिस इज द कस्टडी में जो उसके होता है सिक्योरिटीज जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदती है तो मैनेज जो करता है वो कस्टोडियन। As per principle of fair valuation of mutual fund, the valuation of securities shall be reflective of realizable value of securities। आज जो वैल्यू है उसका रिफ्लेक्शन उसमें होना चाहिए, वही फेयर वैल्यू वैल्यूएशन होगा। आइडेंटिफाई द ड्यूटी ऑफ अ स्पॉन्सर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, कंट्रीब्यूट टू कैपिटल ऑफ एसेट। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बी। जी हाँ, क्योंकि स्पॉन्सर ही हेल्प करता है एएमसी को चालू करने में म्यूचुअल फंड की, तो वो कंट्रीब्यूट करता है अपना कैपिटल, तो इसका आंसर है कंट्रीब्यूट टू कैपिटल ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अपडेटेड इन वंस अ ईयर? तो आई थिंक दिस इज फंड फैक्ट शीट, स्कीम इंफॉर्मेशन, मैंडेटरी पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, मे बी ऑल ऑफ द अबव। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वंस अ ईयर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ता है ईयरली। का आंसर मुझे नहीं पता था। विच among the following bias can lead to concentrated portfolio? Overconfidence bias, familiarity bias. An individual tends to prefer the familiar over the novel. As popular proverb goes, a known devil is better than the unknown angel. तो हाँ, ये मैंने गलत इसका आंसर टिक किया है कल। एक्चुअल में ये सही है, फेमिलियरिटी बायस, क्योंकि आप जिससे फेमिलियर होंगे उसमें ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड आपका पोर्टफोलियो होगा। ऑटोमोबाइल्स या फिर फार्मा, जिससे भी आपके लिंक हैं उससे ही आपका ज़्यादा पोर्टफोलियो होगा उसमें ही। Which of these documents is not required to be submitted by institutional investor while investing in mutual fund? P&L स्टेटमेंट इसमें नहीं लगेगा। ये आंसर मैंने दिया था कल, ये क्वेश्चन कल आया था। एसेट एलोकेशन मस्ट प्राइमरीली मैच। इन्वेस्टमेंट नीड किस लिए इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से एसेट एलोकेशन किया जाता है। डैश इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए म्यूचुअल फंड। स्विच, प्लेज ऑफ यूनिट्स, नॉमिनेशन, ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन भी कल आया था एग्ज़ाम में, पर मैंने इसका क्या आंसर दिया था मुझे याद नहीं है, पर पर्टिकुलरली आप ऐसा बोलेंगे तो मुझे पता नहीं। वैसे स्विच जो है वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। प्लेज जो है वो बैंक को जैसे दिया जाता है, प्लेज करते हैं। नॉमिनेशन आई थिंक ए बी एंड डी होना चाहिए इसका आंसर, ए बी एंड डी। तो ए बी एंड डी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मे बी इसका आंसर है सी एन डी, नहीं ए बी एन सी, मे बी बी सी एन डी। बी सी एन डी प्लेज दिया जाता है जिसमें कोई नॉन फाइनेंशियल होता है, बैंकों को मतलब गिरवी रखा जाता है। नॉमिनेशन मतलब नाम लिखा जाता है कि अगर कल के दिन आपको कुछ हो गया तो ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स किसी को मिलेगी। और ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट होती है। तो बी सी एन डी है इसका आंसर, याद रखिएगा। स्विच क्या होता है ये समझ लेते हैं तो हमें बाकी चीज़ें समझ आ जाएगी। अ स्विच इज़ अ रिडम्पशन फ्रॉम वन स्कीम एंड अ परचेज इनटू अनदर स्कीम कंबाइंड इनटू वन ट्रांजैक्शन एंड इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाते हैं तो ये फाइनेंशियल होता है क्योंकि इसमें सब कुछ लगता है, स्टैम्प ड्यूटी ये वो सब कुछ लगता है। फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट इज, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट क्या होता है? बेस रेट प्लस स्प्रेड।
इंटरेस्ट रेट्स ऑन फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज आर स्पेसिफाइड एज बेस प्लस स्प्रेड। ये समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 5 years जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लस 2%। This means the interest rate that is payable on debt security would be 2% above whatever is the prevailing in the market government rate of 5-year maturity. A mutual fund has to report which of the following information of an investor who comes under foreign tax compliance FATCA. The entire investment value of folios of the identity of account holder, the identity of beneficial holders, all of the above. I think all of the above इसका आंसर है। The expenses on desk cannot be charged to a mutual fund scheme. Custodian fees, depreciation on assets, depreciation I think charge नहीं हो सकता म्यूचुअल फंड स्कीम में। The loss booked from a equity investment of 18 months can shut off against. I think short इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल से ऊपर हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। 1 साल के ऊपर ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट है जो 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है, तो इसका आंसर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। If a person has to trade in units of a closed-ended mutual fund on the stock exchange platform, then units have to be held in closed-ended. I think फिजिकल फॉर्म नहीं, डीमटेरियल्स फॉर्म। अच्छा सॉरी, अगर पर्सन को ट्रेड करना है स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो वैसे भी डीमटेरियलाइज फॉर्म पे होना चाहिए। विच ऑफ दिस इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग पैन डिटेल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो SIP जिनका साल भर में 50,000 से कम है उनको नहीं देना है पैन। इन्वेस्टर रिसाइडिंग इन स्टेट ऑफ सिक्किम को भी नहीं देना है पैन। ट्रांजेक्शन अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनको भी नहीं देना है पैन। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। SEBI advertisement code for mutual fund mentions the various guidelines to be followed by. I think ये AMC को फॉलो करना चाहिए, the AMC while it is advertising the performance of their fund। जी हाँ बिल्कुल। Which document will the investor look at if he has to know the fundamental attributes of mutual fund? फंडामेंटल तो मेरे ख्याल से की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का जो छोटा रूप होता है वो होता है की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसको अगर पूरा डिटेल में देखना है तो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा। रिटर्न फ्रॉम अ फंड इज 11%, रिस्क फ्री रिटर्न इज 7%, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 एंड द बीटा इज 1.9। व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ शार्पर रेशियो? शार्पर रेशियो होता है रिटर्न फ्रॉम द फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे होता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका आंसर होगा 3। With respect to procedure for getting empaneled as a mutual fund distributor with AMC, the applicant needs to sign declaration for guarantee of adding a minimum of 5 investors, बिल्कुल नहीं। Declaring the rebates given back to the investors, ensuring that all employees who are selling mutual funds will have more than on ARN code, commitment to abide by statutory codes, guidelines and circulars, ये जरूर होगा। डी। 14 क्वेश्चन इसमें से मैंने गलत कर दिए, तो ये सारे 14 क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे तो गारंटीड है ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर याद रहेंगे। बनते कोशिश जो है इसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ज़रूर रिवाइज करें तो आपको याद रहेंगे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस इसी से ही आते हैं। आप मोस्टली जो क्वेश्चंस है इसी से ही आएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जैसे 15 से 20 क्वेश्चन 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे या तो फिर नंबर्स पे बेस्ड रहेंगे कि कितना % लगता है, या शार्पर रेशियो निकालो या ट्रेन्योर रेशियो निकालो, और न्यूमिनेटर निकालो, डिनोमिनेटर निकालो, कितने ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे
और इस क्वेश्चंस को याद करने के लिए आप बनते कोशिश एक दिन पहले आप रिवीजन करिए, तो 100% वो आपको याद रहेगा। तो ये सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स इसी से ही आते हैं। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आप 100% आप NISM का ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 3। अब आप नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 4 नेक्स्ट सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।